Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab We can learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you 10 advanced phrases in English. These phrases are important for your spoken English, and these all are the requested ones. If you have any particular phrase in your mind, you can mention that phrase or those phrases if they are more than one in comment sections, and I will include them in next lessons. And for the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link. So let's begin. आवर फर्स्ट फ्रेज इज एट द हैंड्स ऑफ। ठीक है, इसका मतलब होता है डन और कॉज्ड बाय। एट द हैंड्स ऑफ अगर आपने किसी चीज़ के बारे में कहना है कि दिस वाज एट द हैंड ऑफ समवन, किसी का भी नाम लेके, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है ना उस इंसान की वजह से या उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की वजह से जो ना ये काम हुआ है या ये चीज़ हुई है। जैसे मैंने इसका जो सेंटेंस बनाया है, पीपल आर सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ इनजस्टिस इन सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस है, बेइंसाफी है, उसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पीपल आर सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है, कि लोग टेररिज्म की वजह से सफ़र कर रहे हैं, या पीपल आर डाइंग एट द हैंड्स ऑफ टेररिज्म, के लोग टेररिज्म की वजह से मर रहे हैं, या पीपल आर डाइंग एट द हैंड्स ऑफ अर्थक्वेक, लोग अर्थक्वेक की वजह से मर रहे हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ हुई है जो किसी और पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हुई है, उसने किया है या उसकी वजह से हुई है। ठीक है, या आप किसी इंसान को कह सकते हैं आई एम सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ योर डिसीजंस। ठीक है, कि मैं तुम्हारे फैसलों की वजह से मैं सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को कहना हो कि किसी और की वजह से ये चीज़ हुई है, तो तब हम एट द हैंड्स ऑफ जो फ्रेज है उसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एट हार्ट। एट हार्ट को कहते हैं व्हाट समवन इज रियली रियली लाइक। ठीक है, कोई अंदर से एक्चुअली कैसा है, उसके लिए हम एट हार्ट जो है ना वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कि दिल से वो ऐसा, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, तो उसके लिए इंग्लिश में एट हार्ट। जैसे मैंने इसको ये कहा है कि इसके जो सेंटेंस बनाया है वो ये कि सराउंडेड बाय पीपल 24/7 बट लोनली एट हार्ट। ठीक है, किसी इंसान के बारे में आप कह सकते हैं कि वो 24 घंटे लोगों से घिरा हुआ होता है या होती है। अगर किसी इंसान की जॉब ऐसी है जिसमें वो लोगों के बीच में होता है या होती है। ठीक है, कोई भी पब्लिक पर्सनैलिटी है जो कि हर वक्त लोगों के दरमियान में होता है या होती है। ठीक है, तो सराउंडेड बाय पीपल 24/7 के 24 घंटे कोई इंसान जो है वो लोगों से घिरा हुआ होता है, बट लोनली एट हार्ट, लेकिन वो अंदर से, दिल से जो है ना वो लोनली है, तन्हा है, अकेला है। ठीक है, आप किसी के बारे में ये भी कह सकते हैं कि ही इज़ अ नाइस गाय एट हार्ट, मतलब कि वो बड़ा अच्छा इंसान है अंदर से या दिल से। ठीक है, दिल से बड़ा अच्छा इंसान है, ही इज़ अ नाइस गाय या शी इज़ अ नाइस गर्ल एट हार्ट, कि वो दिल से बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो एट हार्ट मतलब कि अंदर से या दिल से, कि एक्चुअली वो इंसान जो है ना वो कैसा है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास, वो है लाई एट द हार्ट ऑफ। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। कोई चीज किसी दूसरी चीज का, कोई बिगर चीज है, उसमें कोई बहुत इसेंशियल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसका पार्ट है, तो उसके लिए हम जो ना ये फ्रेज यूज करते हैं लाई एट द हार्ट ऑफ। जैसे कि इसको अब सेंटेंस में आपको समझ में आएगा, जैसे कि जस्टिस लाइज एट द हार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब कि एक सोसाइटी के लिए जो है ना, जो इंसाफ होता है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सोसाइटी का। अगर किसी सोसाइटी में जस्टिस हो रहा है, इंसाफ है, तो वो सोसाइटी इन ऑर्डर होती है। अगर जस्टिस नहीं है तो सोसाइटी में जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने सेकंड सेंटेंस इसका बनाया है कि एजुकेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ प्रोग्रेस, कि तरक्की के जो सबसे बुनियादी या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो उसका एस्पेक्ट है वो एजुकेशन है। जब आपके माशरे में एजुकेशन होगी तो मुल्क तरक्की करता है, प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो एजुकेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसका एस्पेक्ट जो है वो एजुकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी बास्केट केस। बास्केट केस का मतलब होता है, इसके दो मतलब है, एन इनसेन पर्सन, किसी को आपने कहना है कि वो तो पागल है, दिमाग से फारिग है। ठीक है, उस इंसान को भी आप बास्केट केस कह सकते हैं। या जब आप स्ट्रेस की वजह से, जैसे सेकंड इसका जो मीनिंग है टू बिकम इनसेन ड्यू टू वर्क और स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है आपके ऊपर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से आप देखें ना कि जब काम बहुत ज़्यादा हो या आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो या आप नर्वस हो रहे हैं किसी सिचुएशन में, टेंशन ले रहे हैं किसी सिचुएशन में, उसकी वजह से भी इंसान एक किस्म का पागल सा फील करता है ना कि मैं मतलब पागल हो रहा हूँ, तो तब भी बास्केट केस जो है ना वो फ्रेज जो है वो यूज़ की जा सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके दो सेंटेंसेस बनाए। जो पहला सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स थिंक
थिंक आई एम अ बास्केट केस, कि मेरे दोस्तों को लगता है कि मैं पागल हूँ, ठीक है, या मेरा दिमाग से मैं फारिग हूँ, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स थिंक आई एम अ बास्केट केस, कोई कह सकता है माई फैमिली थिंक्स आई एम अ बास्केट केस, कि मेरी मेरी जो फैमिली है वो सोचती है कि मैं पागल हूँ, ठीक है। अब जो सेकंड इसका सेंटेंस है वो है कि एट द एंड ऑफ द डे आई बिकम अ बास्केट केस, एट द एंड ऑफ द डे आई बिकम अ बास्केट केस, मतलब कि दिन जब खत्म होता है तो मैं बास्केट केस हो जाता हूँ, मतलब कि मैं बिल्कुल पागल होने वाला हो जाता हूँ। क्योंकि अगर आपका सारा दिन बहुत स्ट्रेस में, बहुत वर्कलोड में गुजरा है, जो 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 लोग जॉब्स वगैरह करते हैं, ठीक है, तो अगर सारा दिन जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क के प्रेशर में गुजारा है, तो ऑब्वियसली शाम जब होती है, जब दिन खत्म होता है, तो वो बास्केट केस बन जाते हैं, कि वो एकदम से पागल हो जाते हैं, उस वक्त उनका दिमाग जो है ना वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है। तो ये दोनों सेंसेस में ये बास्केट केस जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास वो है बिट बाय बिट। जब आपने ये फ्रेज यूज करनी तो इसका मतलब होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रेजुअली, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे शी टोल्ड मी द होल स्टोरी बिट बाय बिट, कि उसने मुझे सारी कहानी सुनाई बिट बाय बिट, मतलब कि टुकड़ों में सुनाई, आहिस्ता आहिस्ता सुनाई, ग्रेजुअली सुनाई, ठीक है, एकदम से सारी स्टोरी नहीं सुनाई, ठीक है। कोई बात किसी ने आपको बताई है तो उसने बिट बाय बिट बताई है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी बताई है, आपको पूरी बात एक साथ नहीं बताई है, ठीक है। तो बिट बाय बिट हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि किसी ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके आप बताया है किसी बात को, या किया है किसी बात को, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि मेमोराइज दिस लेसन बिट बाय बिट, मतलब कि छोटे कोई लेसन है, आपने उस लेसन को लर्न करना है, तो अक्सर टीचर्स कहते हैं ना कि लर्न या मेमोराइज दिस लेसन बिट बाय बिट, मतलब उनके कहने का ये होता है कि थोड़ा थोड़ा करके इसको याद करो, टुकड़ों में उसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके याद करो, अगर एकदम से सारा याद करोगे तो नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो बिट बाय बिट मतलब कि ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, टुकड़ों में, थोड़े थोड़े टुकड़ों में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास वो है बिफोर यू नो इट। ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत जो ना वो यूज किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में ये फ्रेज को। इसका मतलब होता है वेरी सून। जब आपने किसी बात को कहना हो ना कि ये तो बस बहुत जल्द हो जाएगी, मतलब कि तुम्हें पता लगने से पहले ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो तब हम ये फ्रेज यूज करते हैं बिफोर यू नो इट। जैसे कि आई विल बी देयर बिफोर यू नो इट, आप किसी से पूछ रहे हो ना कि कब आ रहे हो, तो कोई इंसान आपको कहना चाहता है कि आई विल बी देयर बिफोर यू नो इट, कि मतलब मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ तुम्हारे, मतलब बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। एक किस्म को उसके कहने का मतलब ये होता है कि तुम्हें पता लगने से पहले ही मैंने वहां पहुंच जाना है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है आई विल बी देयर बिफोर यू नो इट, कि मतलब कि तुम्हें पता लगने से पहले ही मैं वहां पर पहुंच जाऊँ। किसी भी काम के बारे में इंसान कह सकता है कि ये तो तुम्हें पता लगने से पहले ही जो ना ये हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर यू नो इट। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास वो है एट अ फर्स्ट ग्लांस। एट अ फर्स्ट ग्लांस हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि व्हेन फर्स्ट लुकिंग, ठीक है, मतलब कि जब पहली नजर में आपने किसी चीज के बारे में क्या आपके दिमाग में अजम्पशन बनी है, उसके लिए उसको बताते वक्त हम ये फ्रेज यूज करते हैं एट अ फर्स्ट ग्लांस। जैसे कि मैंने इसका बनाया कि एट अ फर्स्ट ग्लांस आई थॉट शी वाज सारा, ठीक है। आपको समटाइम्स लगता है ना कोई होता नहीं है वो इंसान, आपको लगता है कि शायद वो, पहली नजर में आपको लगता है कि शायद ये वो है, लेकिन बाद में आप जो गौर में से देखते हैं तो आपको लगता है नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये तो कोई और इंसान है, ठीक है। तो वहां पर आप कहते हैं कि एट फर्स्ट ग्लांस, ठीक है, कि पहली नजर में मुझे लगा कि शायद वो सारा है, लेकिन वो सारा नहीं है, वो कोई और है, ठीक है। उसकी रिजेम्बलेंस हो रही है, तो एट फर्स्ट ग्लांस देखकर आपको जो चीज फील होती है, मतलब पहली नजर में मुझे ये लगा। या आप ये भी कह सकते हैं आई फेल इन लव विद हर एट अ फर्स्ट ग्लांस, के मतलब पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया, ठीक है। लोग कहते हैं ना अक्सर पहली नजर में, एट अ फर्स्ट ग्लांस, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी ग्रीफ स्ट्रिकन। ग्रीफ स्ट्रिकन जो है ना इसके लिए हम कहते हैं वेरी सैड। वेरी सैड इसके लिए भी आप उसे भी समझे बहुत गमगीन, जब इंसान बहुत ज्यादा गमजदा होता है ना तो वो ग्रीफ स्ट्रिकन होता है। एक है जस्ट उदास होना, उदास नहीं, जब कोई अपना, जैसे किसी का खुदा ना खास्ता कोई अपना इस दुनिया से चला जाए, तो इंसान जो उसके दुख में, उसके गम में होता है ना, गमगीन, इसका जो है ना वो सही इसका मीनिंग बनता है। तो वहाँ वो स्टेट जो होती है किसी इंसान की, उसके लिए ये फ्रेज यूज की जाती है ग्रीफ स्ट्रिकन, ठीक है। जैसे कि द ओल्ड वुमन इज ग्रीफ स्टिकन एट द डेथ ऑफ हर सन, ठीक है, कि जो बूढ़ी खातून है वो बहुत गमगीन है, गम से नढाल है। जिसको गम से नढाल हम कहते हैं ना, वो है इसका असल मतलब ग्रीफ स्टिकन का, कि वो गम से निढाल है एट द डेथ ऑफ हर सन, अपने बेटे की वफात की वजह से जो बूढ़ी औरत है वो ग्रीफ स्टिकन है, मतलब कि वो गम से निढाल है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास वो है पजल ओवर। पजल ओवर हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब कि कोई चीज है जो आप
आपको समझ नहीं आ रही है, आप उसको बहुत आपने टाइम लगाया है, बहुत उस पे आप अपना दिमाग जो है वो लगा रहे हैं उस चीज को समझने के लिए, तो यू आर पजलिंग ओवर दैट थिंग, ठीक है। कि कोई चीज जैसे कोई कोई मैथ्स के जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है हमारे सामने, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बड़ा टाइम लगा रहे हैं उसके ऊपर, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, और आपसे वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो यू आर पजलिंग ओवर दैट मैथ्स प्रॉब्लम, ठीक है। उस मैथ्स की प्रॉब्लम पे आप पजल ओवर हो रहे हैं। आप किसी भी बात पे पजल ओवर हो सकते हैं जो कि समझ में ना आ रही है, और उस पे आप बहुत टाइम लगा रहे हैं उसको समझने के लिए, और बहुत दिमाग लगा रहे हैं। जैसे कि इसका मैंने जो बनाया है, I'm puzzled over the comment and don't know what she meant, ठीक है। किसी ने कोई बात कही, आपको समझ नहीं आई कि उसने ये बात क्यों कही है, उसका असल मतलब क्या था, तो यू आर पजलिंग ओवर दैट कॉमेंट, ठीक है। उस बात पे आप पजल ओवर हो रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रही कि उसका असल में कहने का मतलब क्या था, ठीक है। इसी तरह से आप पजल ओवर किसी रिडल पर भी हो सकते हैं। रिडल कहते हैं जो पहेली होती है, I'm puzzled over this riddle, मतलब कि मैं जो इस पहेली पे ना मैं पजल ओवर हो रहा हूँ, मतलब कि मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सोच रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। किसी प्रॉब्लम पे आप पजल ओवर हो सकते हैं कि जिस पे आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पे भी पजल ओवर हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ग्रेन ऑफ सॉल्ट हम तब यूज करते हैं जब हमने ये कहना हुआ होता है कि किसी चीज पे बिलीव मत करो कि ये करेक्ट या एक्यूरेट हो सकती है, मतलब कि चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं। किसी की एक्यूरेसी पे जब आप पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं ना, नॉट श्योर अबाउट समथिंग एक्यूरेट और नॉट, ठीक है, कि ये कितनी ठीक है ये चीज। जैसे आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स किसी ने रखे हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स आप समझ लीजिए, कुछ स्टैट्स रखे हैं आपके सामने, आप उसके बारे में आपको नहीं मालूम है कि ये स्टैट्स या ये डाटा जो है ये कितना एक्यूरेट है, तो यू आर टेकिंग दैट डाटा या वो जो स्टैट्स हैं उनको ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ ले रहे हैं, ठीक है। हमेशा इस फ्रेज को याद रखिएगा कि जब भी हमने यूज करना होता है तो हम ये कहते हैं कि टेक दिस एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। कि इसको एक ग्रेन, टेक दिस विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एज नहीं विद लगता है, सॉरी, इसके साथ विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि इसको जो है ना वो ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लो, इस तरह से इस फ्रेज को यूज किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि हम इसके बारे में 100% श्योर नहीं है कि ये चीज़ कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। जैसे कि टेक हिज प्रोमिसेस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि उसके जो प्रोमिसेस है, उसके जो वादे हैं, उसको मैं जो है ना ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेती हूँ, मतलब कि मैं श्योर नहीं होती हूँ कि कितने एक्यूरेट उसके प्रोमिसेस हैं, मतलब कि उसके वादे कितने एक्यूरेट है, वो पूरा करेगा नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि साइंटिस्ट टेक दिस थीरीज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि देखिए साइंस में कुछ थीरीज होती हैं जिसको कि साइंटिस्ट जो है वो उसको ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं, मतलब कि वो थीरीज हैं, पर साइंटिस्ट उसको कभी भी नहीं कहते कि ये फैक्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये थीरीज हैं, मतलब उसको ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ ले रहे हैं, कि वो 100% श्योर नहीं होते हैं कि थीरीज कितनी एक्यूरेट है, कितनी ठीक है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर उसकी एक्यूरेसी के बारे में आप श्योर नहीं है, तो यू आर टेकिंग दैट थिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आपको कोई आपकी रिक्वेस्टेड कोई फ्रेज है, कोई एक्सप्रेशन है जो आप समझना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइएगा, उसको मैं नेक्स्ट लेसन में इंक्लूड कर दूंगी। सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।